आज हम देखने वाले हैं एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। जो भी अभी तक हमने पढ़ा है इलास्टिसिटी कांस्टेंट्स, ई, जी, म्यू, के और इनकी रिलेशनशिप्स और कुछ बेसिक्स के ऊपर आज हम एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ पॉइजन्स रेशियो आर। पॉइजन्स रेशियो की लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है? पहली बात तो पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, म्यू इक्वल टू, पॉइजन्स रेशियो को म्यू से भी शो करते हैं, न्यू से भी शो करते हैं एंड 1/m से भी कई बार शो किया जाता है, ध्यान रखिएगा, है ना। इस तरीके से इसको शो कर सकते हैं। तो अभी हम इसको म्यू से शो करते हैं, तो म्यू इक्वल टू माइनस लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, है ना। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को कई बार एक्सियल स्ट्रेन भी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसकी वैल्यू की रेंज पूछी गई है सवाल में। तो वैल्यू हमने, आप ऊपर जो आई बटन है उस पर क्लिक करके जा सकते हैं, उसमें पॉइजन्स रेशियो समझाया हुआ है और इसकी वैल्यूज़ उसके अंदर बताई हुई है। पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू होती है 0 to 0.5, 0 to 0.5। 0 किसके लिए होती है? कॉर्क के लिए, और 0.5 किसके लिए होती है? आइडियल रबर के लिए आप बोल सकते हैं। और इसकी थ्योरेटिकल मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज इट्स थ्योरेटिकल मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज द थ्योरेटिकल मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस इज वैल्यू फॉर कॉर्क। प्रैक्टिकली 0 होती है कॉर्क के लिए। तो ये आप जो मेरा लास्ट वीडियो था उसमें जाकर भी आप इसको देख सकते हैं। अभी थ्योरेटिकल मैक्सिमम वैल्यू, ये भी आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके जो मेरा वीडियो है जिसमें मैंने रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स बताया, उसमें जाके आप देख सकते हैं कि थ्योरेटिकल वैल्यू मैक्सिमम 0.5 क्यों होती है। तो इस सवाल का आंसर ये है कि म्यू की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है? 0 to 0.5। किसके लिए? इंजीनियरिंग मटेरियल्स के लिए। कई ऐसे फ्लूइड्स होते हैं, आर्टिफिशियल फ्लूइड्स होते हैं, या कई ऐसे फ्लूइड हो सकते हैं जिनकी वैल्यू माइनस में भी हो सकती है, लेकिन वो हमारे काम की चीज़ नहीं है। हमारी रेंज इंजीनियरिंग मटेरियल्स की रेंज के लिए, इंजीनियरिंग मटेरियल्स के लिए पॉइजन्स रेशियो की रेंज होती है 0 to 0.5। तो इसका आंसर क्या होगा? 0 to 0.5। दीज आर द लिमिटिंग वैल्यूज़ और द रेंज ऑफ पॉइजन्स रेशियोज वैल्यू। और पॉइजन्स रेशियो क्या होता है? माइनस लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। और इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा क्या होगी इसकी वैल्यू? पॉजिटिव। यहाँ से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये माइनस जो लगा हुआ है। और ज़्यादा क्लेरिफिकेशन चाहिए तो जो प्रीवियस मेरे वीडियो है जिसमें पॉइजन्स रेशियो समझाया हुआ है, उसमें मैंने अच्छे से बताया हुआ है कि पॉइजन्स रेशियो हमेशा पॉजिटिव ही क्यों होगा फॉर इंजीनियरिंग मटीरियल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही पूछा हुआ, द लिमिट ऑफ पॉइजन्स रेशियो इज 0.5। पॉइजन्स रेशियो की थ्योरेटिकल लिमिट कितनी होती है? 0.5। इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। जो रबड़ होता है, जो आपका रबड़ जो मटेरियल होता है, उसके लिए लगभग इसके 0.5 के नज़दीक इसकी वैल्यू होती है। थर्ड है, ए स्क्वायर ब्लॉक इज सब्जेक्टेड टू ए स्टेट ऑफ सिंपल शियर, द लीनियर स्ट्रेन ऑफ द डायगोनल शैल बी इक्वल टू। ठीक है, तो एक कोई एलिमेंट है, ये भी हमने किया था। इसका जवाब भी, ये जो क्वेश्चन है, ये जब मैंने रिलेशनशिप वाला, इलास्टिक कांस्टेंट्स के बीच रिलेशनशिप वाला जो मैंने वीडियो बनाया था, जो मैंने लेक्चर दिया था, उसमें जाके देखेंगे तो मैंने बताया था कि इसके, ये जो भी आप डेरिवेशन कर रहे हैं रिलेशनशिप का, इसके बीच में से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। इसमें क्या है, आपका एक एलिमेंट जो किस में है? प्योर शेयर में। मान लीजिए क्या है ये एलिमेंट, ये एक स्ट्रेस एलिमेंट है, उसमें सिर्फ क्या लग रही है? शेयर स्ट्रेसेस। किसी भी प्रकार की नॉर्मल स्ट्रेसेस, मतलब इस टाइप की या फिर इस टाइप की नॉर्मल स्ट्रेसेस एक्ट नहीं कर रही है। तो ऐसे एलिमेंट को बोला जाता है एलिमेंट इन प्योर शेयर। ये आपको इसका एक फेस दिखाया गया है। एक्चुअल में ये पूरा एलिमेंट किस में होता है? 3D में होता है, इस टाइप से होता है। ये तो इसका मैं यदि ये वाला फेस आपको दिखाऊँ, ABCD, तो ये वाला फेस आपको शो किया है। तो इसको 2D में कुछ ऐसे बताया जाता है। तो इस टाइप से इसको भी हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो इसमें पूछा गया है, कोई एलिमेंट यदि प्योर शेयर में, तो यहाँ पे यदि टाउ लगेगा तो यहाँ पे भी टाउ, यहाँ पे भी टाउ और यहाँ भी टाउ। तो जो मेरा शेयर स्ट्रेस वाला, जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी वाला जो मेरा
वीडियो था जिसमें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या इलास्टिक मॉडुलस वाला जो मेरे वीडियोस थे उसमें आप जाके देखेंगे, आई बटन पे आप क्लिक कीजिए, आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो आप जानेंगे कि ये सारी वैल्यूज़ टाउ क्यों होती है। तो एलिमेंट इन प्योर शेयर में सारी स्ट्रेसेस, शेयर स्ट्रेसेस की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब इसमें पूछा है इसका कोई डायगोनल है, मान लीजिए इसको अपन नाम देते हैं ए बी सी डी, इसका कोई डायगोनल अपन लेते हैं, मान लीजिए ए सी करके अपन डायगोनल इसका लेते हैं, ये डायगोनल है। ये पूछ रहे हैं इस डायगोनल पर लीनियर स्ट्रेन कितना होगा। अब देखिए इसकी डिस्टॉर्टेड शेप कैसी बनेगी, इस टाइप से ये डिस्टॉर्ट होगा। ये डिस्टॉर्टेड मटेरियल कुछ, ये डिस्टॉर्टेड स्ट्रेस एलिमेंट कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो जो आपका ये एलिमेंट है कौन सा, डायगोनल वाला एलिमेंट ए बी सी डी, ये भी पूरा एक प्लेन है, डायगोनल वाला प्लेन है जो कि आप 2D में देख रहे हैं। तो क्या दिखाई दे रही है, लाइन दिखाई दे रही है AC, ये पूरा एक प्लेन है। तो इसमें कितनी लीनियर स्ट्रेन आएगी, तो ये भी हमने निकाला था। जो भी स्ट्रेन होगी, देखिए यहाँ पर अब एंगल कितना, पहले एंगल कितना था ये π/2, अब ये एंगल कितना हो जाता है π/2 माइनस गामा। गामा ही क्या होती है आपकी, शेयर स्ट्रेन होती है। यदि इस एलिमेंट में शेयर स्ट्रेन कितनी आई गामा, तो इस डायगोनल में AC में अलोंग द डायगोनल के अलोंग जो आपकी लीनियर स्ट्रेन आती है वो कितनी आती है, वो आएगी आपकी गामा/2। ये आपको याद रखना है, ये बहुत जगह पूछा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और डिटेल में समझना है आई बटन पे क्लिक कीजिए, हमारे वीडियो पे जाइए और समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशनशिप बिटवीन यंग्स मॉडुलस E एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी N इज गिवन बाय। ये भी हमने जो आई बटन पे क्लिक कीजिए और जाइए और देखिए रिलेशनशिप वाला, तो ये भी हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। तो ये डेरिवेशन का मैं एक बार जिस फॉर्म में मैंने आपको बताया था निकाल के, वो मैं बता देता हूँ। ये आया था ये रिलेशनशिप, ये याद कर लीजिए, बहुत पूछा जाता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। 2 × 1 + μ, आपके क्वेश्चन में पॉइजन्स रेशियो को म्यू से शो किया है और G की जगह क्या लिया है, N लिया है। तो रिलेशनशिप पूछा जा रहा है, तो E = आपका आ जाएगा 2n × 1 + μ। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आपका आंसर हो जाएगा C 2n × 1 + μ, है ना। अब n को अधिकतर लेकिन जो लिखा जाता है वो G लिखा जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में n लिखा है तो मैंने यहाँ पर n इसको लिखा है। व्हाट इज n? n इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। n को बोला जाता है n या G, इसको क्या बोला जाता है, शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, है ना, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये इसके नाम है। और E क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है, G = E/2 × 1 + μ। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, इफ P इज द टेंसाइल स्ट्रेस इन ए रेक्टेंगुलर बार ऑफ लेंथ L विथ width B and thickness D, the volumetric strain is given by। क्या पूछा जा रहा है आपसे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपसे पूछा जा रहा है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमने वापस वही वाला जो रिलेशनशिप वाला वीडियो है, आई बटन पे क्लिक करो और जाओ और देखो, तो उसमें मैंने समझाया हुआ है। तो हमको यदि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है तो हमने ये प्रूव कर दिया था कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हमने स्मॉल v से शो किया था, वो था आपका स्ट्रेन इन x डायरेक्शन प्लस स्ट्रेन इन y डायरेक्शन प्लस स्ट्रेन इन z डायरेक्शन, है ना। अभी देखिए हमारे जो वीडियो में बताया गया है उसमें तीनों डायरेक्शन से स्ट्रेस लग रही थी। जो स्ट्रेस एलिमेंट था, जो भी स्ट्रेस एलिमेंट था उसमें x में भी लग रही थी, आपके y में भी लग रही थी स्ट्रेसेस और z में भी लग रही थी। लेकिन अभी जो ये बार आपको बता रखा है इसमें सिर्फ एक यूनिएक्सियल डायरेक्शन में क्या लग रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस लग रही है। तो जब एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेस लगेगी, मान लीजिए ये कोई बार है, ये 2D में मैंने शो किया है, इसकी विड्थ और इसकी विड्थ प्लस इसकी थिकनेस आपको दी हुई है, वो मैं यहाँ पे शो नहीं कर रहा। अब चाहे तो वो भी यहाँ पर हम शो कर सकते हैं, ये लीजिए, ठीक है। इस टाइप से इस पर कोई P फोर्स एक्ट कर रहा है, इसकी
थिकनेस दी हुई है d और इसकी विड्थ दी हुई है b, इससे इतना कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो अब इसको पकड़ के आप खींच रहे हैं तो क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूछा है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू EX प्लस EY प्लस EZ, ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं हमारे उस वीडियो में, उस लेक्चर में जिसमें हमने रिलेशनशिप पढ़ा था। तो EX कितना हो जाएगा, x डायरेक्शन में क्या हो जाएगा आपका सिग्मा x अपॉन E, और ये P क्या है यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस, P फोर्स नहीं, P क्या है डायरेक्ट इक्वल टू सिग्मा x यही है। दिस इज योर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस है। ठीक है, तो एक बार मैं सिग्मा x बोल देता हूँ उसको, सिग्मा x अपॉन E, और EY कितना हो जाएगा माइनस का म्यू सिग्मा x अपॉन E, वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई आपका स्ट्रेस लग ही नहीं रहा, तो y में x का कितना इफेक्ट आएगा, इतना आएगा, और z डायरेक्शन में क्या हो जाएगा माइनस म्यू इंटू सिग्मा x अपॉन E। देखिए जो EX आपको निकालना था उसमें x का इफेक्ट भी आता, जो x में आपकी स्ट्रेस लग रही है y में लग रही है, z में लग रही है। अब y और z में कुछ नहीं लग रही, तो EX में सिर्फ इसका EY निकालते, उसमें y का भी आता, x का भी आता और z का भी आता। y और z में कोई स्ट्रेस नहीं लग रही तो सिर्फ किसका इफेक्ट आया, x का, इसमें सिर्फ किसका आया, x का, और जो EZ निकालते उसमें किसका आता, z का भी आता, x का भी आता और y का भी आता। y और z में कोई स्ट्रेस नहीं लग रही तो EZ में भी सिर्फ किसका इफेक्ट आएगा, x का आएगा। तो इसलिए EY का मान ये है माइनस का म्यू इंटू सिग्मा x अपॉन ई, EZ का मान माइनस का म्यू इंटू सिग्मा x अपॉन ई, है ना। वैसे कुछ z और y वाले टर्म भी आते हैं, वो वीडियो में जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, है ना। और x में सिर्फ x वाला टर्म आपका आएगा, क्योंकि y और z में तो कुछ स्ट्रेसेस एक्ट कर ही नहीं रही। तो और ये भी जानते हैं आप, ये वैल्यू कैसे आती है, पॉइजन्स रेशियो की डेफिनेशन से आती है। सिग्मा x की वैल्यू यदि मैं p रख दूँ और कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 म्यू अपॉन यहाँ पर आ जाएगा आपका E। तो दिस इज योर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इस बार के लिए, दिस इज योर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी मटेरियल ओबेज हुक्स लॉ विद इन इट्स, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं इलास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है, पहली बात तो हुक्स लॉ क्या होता है वो देख लेते हैं। ये कर्व आपके दोबारा काम में आने वाला है। इस कर्व में हमारे आप फर्स्ट वाले वीडियो में जब आप जाएंगे, इलास्टिसिटी कांस्टेंट वाला वीडियो, आई बटन पे क्लिक करके आप जा सकते हैं, तो उस पर आप देखेंगे हमने आपको 3 लिमिट्स बताई थी। एक तो होती है यील्ड स्ट्रेस सिग्मा वाई, एक होती है प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, और इन दोनों के बीच में होती है कहीं आपकी इलास्टिक लिमिट। ये 3 कंडीशंस आपको बताई थी, हमारे वीडियो में जाके चेक कीजिएगा। जो हुक्स लॉ वैलिड होता है वो वैलिड होता है आपके प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक, है ना। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट का मतलब है सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, या स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये कहाँ तक होता है, अप टू प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक। तो हुक्स लॉ इज वैलिड फॉर होमोजीनियस आइसोट्रोपिक एंड लीनियरली इलास्टिक मटेरियल। तो हुक्स लॉ किसके लिए है, मटेरियल कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक और लीनियरली इलास्टिक होना चाहिए। और कहाँ तक वैलिड होता है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक। ठीक है, होमोजीनियस वो मटेरियल होता है जिसके हर पॉइंट पे इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम होती है। आइसोट्रोपिक मटेरियल वो होता है जिसके हर पॉइंट पे या जिसकी हर डायरेक्शन में, चाहे वो x हो, चाहे वो y हो, चाहे वो z हो, हर डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम हो। तो हमको मटेरियल कैसा चाहिए हुक्स लॉ वैलिड करने के लिए, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेशनशिप वाला है, रिलेशनशिप बिटवीन योर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हमने ऑलरेडी लिखा था G इक्वल टू E/2 इंटू 1 प्लस म्यू, ये रिलेशनशिप था हमारा। तो आप देखिए इसमें पॉइजन्स रेशियो को 1/m से शो किया हुआ है ना। ये जो क्वेश्चन है इसमें पॉइजन्स रेशियो को 1/m से शो किया है। तो इसका आंसर, इसको यदि ऐसे लिखूँ E इक्वल टू, क्वेश्चन में वापस G को n शो किया गया है, तो यहाँ पर n लिख देता हूँ, n इंटू 2 इंटू 1 प्लस म्यू। तो ये आ जाएगा n इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1/m। म्यू को किससे शो किया हुआ है, 1/m से। बताया पहले भी, पॉइजन्स रेशियो को म्यू न्यू 1/m से शो किया जा सकता है। तो आंसर आ गया इसका A। ठीक है, और रिलेशनशिप
वाले आप वीडियो पे जाके देखिएगा, उसमें के और म्यू और ई के बीच भी रिलेशनशिप बताया गया, मॉडुलस ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड पॉइजन रेशियो के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज इलोंगेशन ऑफ द पीस अंडर टेंशन इंडिकेट्स इट्स ब्रिटलनेस, मैलिएबिलिटी, स्टिफनेस और डक्टिलिटी। ब्रिटलनेस, जो ब्रिटल मटेरियल होगा वो इलोंग बहुत कम होगा, तो ब्रिटलनेस नापने के लिए आप परसेंटेज इलोंगेशन नहीं काम में ले सकते क्योंकि वो इलोंग होगा ही नहीं। मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी ही अलग है, इलोंगेशन की जगह उसमें आप उसको कूट के पतली शीट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। स्टिफनेस होती है दृढ़ता को भी आप खिंचाव के साथ डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकते, लेकिन आप डक्टिलिटी को खिंचाव के साथ डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं। सो द आंसर इज ऑप्शन डी, डक्टिलिटी। द परसेंटेज इलोंगेशन ऑफ द पीस अंडर टेंशन इंडिकेट्स इट्स डक्टिलिटी। ठीक है। और स्टिफनेस होती है दृढ़ता, मतलब एक यूनिट फोर्स कितना उसको डिफ्लेक्ट कर पाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड एज। ऑप्शन दिए हुए हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस या नन ऑफ द अबव। देखिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई से शो करते हैं, वो क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन, है ना। नॉर्मल स्ट्रेस से नॉर्मल स्ट्रेन क्या होती है, किसी भी सेक्शन पे मान लीजिए ऐसा कोई फोर्स लग रहा है, यूँ लग रहा है, मैं यहाँ पे सेक्शन काट के यदि इसको चेक करूँ इस टाइप से, यदि पी फोर्स लग रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, इस टाइप से स्ट्रेसेस जनरेट होती है। मतलब जो भी आपका सेक्शन होता है ये है तो यहाँ पर जनरेट होगी, इस सेक्शन पे ऐसे सेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, तो ऐसी स्ट्रेसेस को बोला जाता है नॉर्मल। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी को डिफाइन किया जाता है टाउ अपॉन गामा से, मतलब शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द सिग्मा नॉट अपॉन ई। सिग्मा नॉट क्या होता है, स्फेरिकल स्ट्रेस होता है, ई क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, जो कि डेल्टा वी अपॉन वी होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। ये ऑप्शन में ये सारी चीज़ें दी हुई है, इसलिए आपको ये भी मैंने समझा दिया। अब देखिए क्वेश्चन मेरे ख्याल से अधूरा है ना। द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, अब कौन सी स्ट्रेस कौन सी स्ट्रेन, नॉर्मल की शेयर, तो आंसर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी हो सकता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी हो सकता है। तो वैसे यदि ऑप्शन दोनों ही दिए हुए हैं तो ए एंड बी बोथ कैन बी योर आंसर, बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इज द ए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही पॉइजन रेशियो की लिमिट पूछी है, उसकी ज़रूरत नहीं है वापस करने की, हमें पता है ऑलरेडी कर चुके हैं। डक्टिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम, किसकी डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, जिसमें कार्बन कंटेंट सबसे कम होगा। माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, पिग आयरन। ठीक है, माइल्ड स्टील में जो कार्बन परसेंटेज होता है स्मॉलर देन 0.3% होता है माइल्ड स्टील में, और कास्ट आयरन में 2 to 5%, और रॉट आयरन में होता है 0.08%। या आयरन का प्योरेस्ट फॉर्म भी होता है रॉट आयरन, और पिग आयरन में होता है 4%। तो डक्टिलिटी किसकी सबसे ज़्यादा होगी, जिसमें सबसे कम कार्बन का परसेंटेज होगा। तो आंसर इज डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा रॉट आयरन की। और डक्टिलिटी क्रम में यदि आप लगाए तो रॉट आयरन, ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका माइल्ड स्टील, फिर आ जाएगा आपका कास्ट आयरन, और एंड में आ जाएगा आपका पिग आयरन। ये किसका क्रम है, किसका ऑर्डर है, ये डक्टिलिटी का। एक एग्जांपल और बताता हूँ आप लोगों को। आज के बहुत साल पहले, जब आरसीसी का इन्वेंशन हुआ था, तब जो स्टील के सरिये काम में लिए जाते थे, माइल्ड स्टील के काम में लिए जाते थे। लेकिन जैसे जैसे और ज़्यादा रिसर्च हुआ और ज़्यादा आरसीसी को समझा जाना गया, तो उसमें फिर हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स का उपयोग लिया जाने लगा, जो कि माइल्ड स्टील से क्या होता है, अलग होता है। उसमें कार्बन का परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा होती है, मतलब उसकी दृढ़ता थोड़ी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और डक्टिलिटी थोड़ी कम होती है। तो यदि स्टील की बात करें तो माइल्ड स्टील वो फॉर्म है जिसकी डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है,
लेकिन यदि आयरन के फॉर्म में आप कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, जो प्योरेस्ट फॉर्म है आयरन का, जो कि क्या है, रॉट आयरन, क्योंकि उसमें कार्बन परसेंटेज क्या होता है, सबसे कम। जितना कम कार्बन उतनी ज़्यादा डक्टिलिटी, जितना कम कार्बन डक्टिलिटी उतनी ही ज़्यादा आयरन के केस में। और जैसे जैसे कार्बन परसेंटेज बढ़ता है, उसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ वो क्या होती है, बढ़ती है। ये कौन सी स्ट्रेंथ होती है, माइल्ड स्टील के केस में आपने देखा था ना, इस टाइप से यूँ जाके फिर ये जो था दैट इज़ योर अल्टीमेट, ये वाला पॉइंट जो था जो स्ट्रेस और स्ट्रेन में कर होता है। तो जैसे जैसे कार्बन का परसेंटेज बढ़ेगा, ये वाली स्ट्रेस अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ये अल्टीमेट स्ट्रेस क्या हो जाएगी, इसकी बढ़ती जाएगी। अब फिर वही रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन आ गया सेम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज, स्टील की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब ई की वैल्यू पूछी गई है। वैल्यू ये इसलिए पूछी गई है, हालांकि ऐसा सवाल आना नहीं चाहिए कुछ भी की जिसमें आप कुछ याद करना पड़े, फिर भी स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक बहुत ज़्यादा काम में आने वाली वैल्यू है, तो वो आपको ध्यान होनी चाहिए। तो इसकी होती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील की 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², या 2 × 10⁵ MP, ऐसे इसको लिखा जाता है। क्या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है, जैसे स्टील, कॉपर, स्टील का ज़्यादा होता है, फिर कॉपर का होता है, फिर एल्युमिनियम का होता है, फिर टंगस्टन का, इस टाइप से। लेकिन आप ध्यान रखिए कि स्टील का इतना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आइडेंटिफाई द एरोनियस स्टेटमेंट फॉर माइल्ड स्टील, मतलब गलत स्टेटमेंट आपको जिसमें एरर है वो बताना है। पहला स्टेटमेंट है हैज़ 2 यील्ड पॉइंट्स। हाँ, यदि पूरा डिटेल में आप इसके कर्व को देखेंगे तो हमने ऐसे करके बनाया था। तो यहाँ पर बेसिकली अपर यील्ड और लोअर यील्ड करके होते हैं, ठीक है, लोअर यील्ड एंड अपर यील्ड, 2 यील्ड पॉइंट्स होते हैं। और जब प्रैक्टिकली जब आप ग्राफ को बनाते हैं कुछ ऐसा आता है, ये भी मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिकली यूँ फिर यूँ ऐसे इस टाइप से ग्राफ आता है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, लगभग 2 यील्ड पॉइंट्स होते हैं माइल्ड स्टील के केस में। मैक्सिमम केस में जब आप प्रैक्टिकली यूटीएम में स्टील बार को लगा के टेस्ट करें तो आप ये 2 यील्ड पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पहला सही है, पहले में कोई गलती नहीं है। इज ए डक्टाइल मटेरियल, हाँ बिल्कुल है। हैज़ स्मॉल परसेंट इलोंगेशन एट फेलियर, नहीं, जो डक्टाइल मटेरियल होगा उसमें फेलियर पर इलोंगेशन बहुत अच्छा होगा। डक्टिलिटी की डेफिनेशन ही यही है कि एट द फेलियर तक जाने से पहले उसमें एक बहुत बड़ा डिफॉर्मेशन होगा। तो जो आंसर हमारा निकल के आया सी, हैज़ स्मॉल परसेंट एलोंगेशन एट फेलियर। और डी में एक ऑप्शन और दिया है, शोज स्ट्रेन हार्डनिंग, हाँ बिल्कुल स्ट्रेन हार्डनिंग शो करता है। ये वाला जो आपका रीजन होता है दैट इज़ योर स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। आप आई बटन पे क्लिक करके संबंधित वीडियो पे जाके उसको आप चेक कर सकते हैं। ये स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन होता है। ये क्या है, माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है, जो कि हमने अच्छे से हमारे वीडियोस में पढ़ाया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, जो आप भी थ्योरी पढ़ रहे हैं उसमें से निकल के आते हैं। थ्योरी आपकी क्लियर है, अच्छे से समझ में आया, आपने रिवीजन किया हुआ है, आपको याद है चीज़ें, तो आराम से आप सवाल कर सकते हैं। बस इट शुड बी इन योर माइंड। तो यहाँ पर ऐसे अपर यील्ड एंड लोअर यील्ड मिलते हैं, इतने क्लियरली विजिबल नहीं होते, कई बुक्स में इनको दिखा रखा है, बट दीज आर नॉट सो मच क्लियरली विजिबल ना, अपर यील्ड एंड लोअर यील्ड। यदि इसको कुछ ऐसे करके बताऊँ तो ये अपर यील्ड हो जाएगा, ये आपका लोअर यील्ड हो जाएगा, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। ये इसको थोड़ा सा ऐसे बताया था। परसेंटेज इलोंगेशन जो माइल्ड स्टील का हो जाता है एट द फेलियर वो होता है 20 to 30% के आसपास, काफ़ी अच्छा है परसेंटेज इलोंगेशन होता है। लेकिन ध्यान रखिए इसका जो भी परसेंटेज इलोंगेशन होता है, यदि प्रैक्टिकली आप इसके माइल्ड स्टील के कर्व को बनाएंगे ना, तो ये कर्व देखिए शुरुआत में जो लीनियर रेंज होती है वो तो लगभग क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। यहाँ पे चलता है वो, फिर यहाँ पे चल के, फिर थोड़ा सा चल के, फिर ऐसा कुछ कर्व होता है। तो जो भी इसकी मतलब इलोंगेशन होता है वो लीनियर, लगभग आप मान लीजिए कि लीनियर रेंज के बाद ही होता है, क्योंकि प्रैक्टिकली जब आप स्ट्रेस और स्ट्रेन में कर्व बनाते हैं फॉर माइल्ड स्टील, तो लीनियर रीजन पे तो बहुत ही कम स्ट्रेन होती है। देखिए ये ई लीनियर तो बहुत ही कम होता है, जो यहाँ पर ये जो होता है मैक्सिमम जो होता है इसका लीनियर लिमिट के बाद इलोंगेशन होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज मोर देन ऑफ कॉन्क्रीट, इट इंडिकेट्स दैट स्टील इज, ये बोल रहा है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज मोर देन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट। तो इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं,
ऑप्शन ए में बोल रहा है कि लेस इलास्टिक है, कि स्टील कंक्रीट की तुलना में लेस इलास्टिक है, नहीं, क्योंकि यदि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो इट शुड बी मोर इलास्टिक। ठीक है, मोर इलास्टिक है, हाँ है। मोर प्लास्टिक है, ऐसा आप बोल नहीं सकते, ऐसा आप क्लियरली डिफाइन कर नहीं सकते कि सिर्फ एक स्टेटमेंट से। लेस प्लास्टिक है, ये भी आप डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। किसी भी मटेरियल का जितना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा वो उतना ही अच्छा इलास्टिक होगा। इलास्टिक होने के बाद, लोडिंग होने के बाद जब आप लोड हटाएंगे, अनलोडिंग कर देंगे, तो वो वापस अपनी कंडीशन ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, गेन करेगा। तो ऐसा मटेरियल क्या कहलाता है, इलास्टिक, है ना। दिखने में हमको रबड़ ज़्यादा इलास्टिक लगता है, आपको लग रहा होगा कि ये खींचा है वापस आ गया है ना, लेकिन यदि सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी से यदि इसको ऐसे खींचा जाए, सेम फोर्स से खींचा जाए, है ना, तो मटेरियल डिफरेंट बिहेव करे। मतलब जो रबड़ होगा और जो स्टील होगा, तो स्टील ज़्यादा वापस अपनी इनिशियल कंडीशन में आएगा। पहली बात तो स्टील जाएगा ही कम, क्योंकि जिसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है उसकी स्टिफनेस भी ज़्यादा होती है। जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा उसका स्टिफनेस भी ज़्यादा होगा। स्टिफनेस ज़्यादा होगा तो आपका पहली बात तो खींचेगा ही कम, और कम खींचेगा मतलब सेम लोड पे, रबड़ की तुलना में सेम लोड पे जो इलास्टिक मटेरियल होगा जैसे कि स्टील होगा, वो पहली बात तो कम खींचेगा, और जैसे आप अनलोडिंग कर देंगे तो ज़्यादा वापस जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आया आपका बी, मोर इलास्टिक। अब हम आगे चलते हैं। ए मटीरियल इज कॉल्ड डक्टाइल इफ इट, एक मटेरियल को डक्टाइल कहेंगे कब, हैज़ लिटिल प्लास्टिक इलोंगेशन रेंज, हैज़ लॉन्ग प्लास्टिक इलोंगेशन रेंज, कुड बी हैमर्ड इनटू ए वेरी थिन शीट, शोज लार्ज इलास्टिक स्ट्रेन, है ना। तो इसका आंसर आपका आना चाहिए, डक्टाइल मटेरियल के पास पहली बात तो लॉन्ग प्लास्टिक इलोंगेशन रेंज होती है, जैसे कि आपके स्टील के केस में हमने देखा है। अब देखते हैं, देखिए इसमें जो आपको ऑप्शन जो आपको ठीक ठाक लग रहा है वो क्या क्या हो सकता है, उसको हम क्लियर करते हैं। पहला ऑप्शन है हैज़ लिटिल प्लास्टिक इलोंगेशन रेंज, नहीं लग रहा सही। प्लास्टिक इलोंगेशन रेंज काफ़ी होती है, जैसे स्टील में भी के माइल्ड स्टील केस में भी हमने देखा, क्योंकि स्टील एक डक्टाइल मटेरियल ही हम ऑलरेडी जानते हैं। हैज़ लॉन्ग प्लास्टिक इलोंगेशन रेंज, इसको एक बार लॉक करते हैं कि लॉन्ग प्लास्टिक इलोंगेशन रेंज होगा। कुड बी हैमर्ड इनटू ए वेरी थिन शीट्स, ये तो मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी है, ये डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं है, इसको हटाया, ए हटा, सी हटा, बी है। और डी क्या है, शो लार्ज इलास्टिक स्ट्रेन। अभी भी मैंने बताया इलास्टिक स्ट्रेन तो होता ही नहीं है, ये जो लीनियर रेंज वाला तो स्ट्रेन, ये क्या होता है, बहुत ही कम होता है। देखिए अभी भी बताया, एक क्वेश्चन पहले और नेक्स्ट क्वेश्चन में उस चीज़ को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसे जो सिंपल चीज़ें हैं वो काम में आती है क्वेश्चन। तो ऑप्शन डी भी नहीं है, तो ऑप्शन क्या निकल के आया, बी, हैज़ लॉन्ग प्लास्टिक इलोंगेशन रेंज, है ना। क्योंकि लॉन्ग प्लास्टिक इलोंगेशन रेंज होने के कारण क्या होता है, इसको स्ट्रेन मिल जाता है, इसको बहुत सारा यहाँ पे फाइनल फ्रैक्चर से पहले, फेल्योर से पहले बहुत अच्छा स्ट्रेन की वैल्यू ये गेन कर लेता है ड्यू टू दिस प्लास्टिक रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नॉर्मल स्ट्रेस जैसे कि हमने देखा था, कोई भी मटेरियल है ऐसा, कोई भी स्ट्रेस एलिमेंट मान लीजिए किसी भी कंडीशन का, इस टाइप से, इस पे चारों तरफ से क्या लग रहा है, मान लीजिए इस टाइप से स्फेरिकल स्ट्रेस लग रहा है, एक्स वाई जेड तीनों में क्या लग रहा है, सिग्मा नॉट सिग्मा नॉट सिग्मा नॉट सिग्मा नॉट, है ना। तो स्फेरिकल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्फेरिकल स्ट्रेस बेसिकली है क्या, नॉर्मल स्ट्रेस ही तो है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका बी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस आप जानते हैं, रिजिडिटी मॉडुलस आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज एक्सप्रेस्ड एज, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जी ए की वैल्यू होती है, जो कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं पिछले क्वेश्चंस में भी। तो जी इज द शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, तो आंसर निकल के आया शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू एब्जॉर्ब स्ट्रेन एनर्जी टिल द इलास्टिक लिमिट इज नॉन एज, तो इसका आंसर इसको बोलते हैं रेजिलियंस, है ना। डक्टिलिटी हम जानते हैं, इलास्टिसिटी हम जानते हैं, मेलेबिलिटी हम जानते हैं, तो रेजिलियंस बोला जाता है इसको, ये ध्यान रखिए। द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू एब्जॉर्ब स्ट्रेन एनर्जी टिल द इलास्टिक लिमिट इज नोन एज रेजिलियंस। आउट ऑफ दीज विच इज लीस्ट इलास्टिक, सिल्वर, रबड़, आयरन और कॉपर। आंसर होना चाहिए इसका रबड़, ठीक है। रबड़ क्यों होगा, क्योंकि कोई भी मटेरियल कितना इलास्टिक होगा, जितना उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा, और इन सब में से रबड़ का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सबसे कम होता है। या आप खुद सोचिए, जो स्टील को यदि आप पकड़ के खींचेंगे, पहली बात तो वो सेम फोर्स के लिए खींचेगा ही बहुत कम। मान लीजिए सेम रबड़ का एक मैंने ऑब्जेक्ट लिया, सेम स्टील का लिया, सेम लोड लगाया, तो रबड़ तो बहुत ज़्यादा खींच जाएगा, स्टील नहीं खींचेगा,
ठीक है। तो रबड़ जब खिंच जाएगा तो खींचने के बाद वो थोड़ा बहुत क्या होता है, खिंचा भी रहता है, लेकिन स्टील पहली बात तो खींचेगा ही बहुत कम और वापस भी ज़्यादा आएगा, किसकी तुलना में, रबड़ की तुलना में। तो इसलिए कौन ज़्यादा इलास्टिक हुआ, स्टील रबड़ से। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, सिग्मा इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन, या स्ट्रेन होता है। इसको एक बार हटा देते हैं यहाँ से। तो अब देखते हैं, स्ट्रेन इक्वल टू आ गया सिग्मा अपॉन ई। तो जितना ई ज़्यादा होता है इलास्टिसिटी भी उतनी ही ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम इलास्टिसिटी का थोड़ा सा इसका बिहेवियर हम निकाल सकते हैं। तो जितना ई ज़्यादा उतना आपका स्ट्रेन कम। तो कहने का मतलब है, और ये मान लीजिए स्ट्रेस सेम है, दिस स्ट्रेस इज सेम, है ना। मान लीजिए ये रबर हो गया और मान लीजिए ये स्टील हो गया आपका, है ना। सेम स्ट्रेस से आप खींचिए, सिग्मा सिग्मा, यहाँ भी आपने लगा दिया सिग्मा सिग्मा, ठीक है। स्ट्रेस की वैल्यू सेम है। ई किसका ज़्यादा है, ई स्टील का किससे ज़्यादा है, रबड़ से ज़्यादा है, ये हमको पता है, ठीक है। तो जब ई स्टील का ज़्यादा है तो स्ट्रेन किस में कम होगी, स्टील में। तो स्ट्रेन इन स्टील विल बी लेस देन स्ट्रेन इन रबर, ठीक है। ये हमको वैसे भी आपको आइडिया है कि आप सेम स्ट्रेस से खींचेंगे तो स्टील में स्ट्रेन क्या आएगी, कम। तो जिसमें स्ट्रेन कम है उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका मतलब ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, ज़्यादा इलास्टिक है। तो मतलब स्टील इज मोर इलास्टिक। चलते हैं आगे। हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। हुक्स लॉ कब तक वैलिड है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक। बाकी अल्टीमेट पॉइंट, इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और अच्छे से ग्राफ समझना है माइल्ड स्टील का, स्ट्रेस स्ट्रेन का, तो हमारे वीडियो पे जाके, जो कि आई बटन पे आ रहा है, आप जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइजन्स रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, सी आंसर होगा ट्रांसवर्स स्ट्रेन अपॉन एक्सियल स्ट्रेन। इसमें कोई कन्फ्यूजन की चीज़ है ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, स्ट्रेन इज द, ऑब्वियसली स्ट्रेन इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, स्ट्रेस का न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी न्यूटन पर mm स्क्वायर ही होगा। इलास्टिक कांस्टेंट E या G का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का सेम यूनिट होता है जो यूनिट आपके स्ट्रेसेस का होता है। द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू नॉर्मल स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस, ओके, या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल by which it gets permanent deformation under a load which is not recovered after removal of load is called, आंसर होगा इसका डी। परमानेंट जो डिफॉर्मेशन आता है वो प्लास्टिसिटी वाले केस में आता है। देखिए ये जो आपका कर्व है, जैसे कि स्टील का होता है ना, ये वाला जो होता है यहाँ पर ऐसे, तो ये लगभग यहाँ तक यदि आप दोबारा अनलोडिंग करते तो वापस मटेरियल आने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर एक बार आप पहुँच गए, इस स्ट्रेस तक आ गए और ये वाली स्ट्रेन आपने गेन कर ली है ना, ई प्लास्टिक कर ली, यहाँ पे आप लोड हटा दीजिए, वापस नहीं आएगा। इसमें कुछ ना कुछ, इसमें बहुत सारा, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत सारा परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका डी, प्लास्टिसिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय विच इट गेट्स परमानेंट डिफॉर्मेशन अंडर ए लोड विच इज़ नॉट रिकवर्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। जो भी प्लास्टिसिटी के कारण जो भी आपका डिफॉर्मेशन होगा, जो भी स्ट्रेन होगा, वो वापस आप नहीं ले सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स ऑफ एन आइसोट्रोपिक मटेरियल। एक आइसोट्रोपिक मटेरियल, ऐसा मटेरियल जिसकी सभी डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम होती है, ऐसे के लिए टोटल नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ई होता है, जी होता है, म्यू होता है और के होता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइजन्स रेशियो और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑलरेडी हम पढ़ चुके, देख चुके बहुत बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिलेटिवली डक्टाइल मटेरियल, निम्न में से कौन सा रिलेटिवली डक्टाइल मटेरियल है। तो हाई कार्बन स्टील डक्टाइल नहीं होगा, जैसे जैसे कार्बन का परसेंटेज बढ़ता है डक्टिलिटी कम होती है। ब्रॉन्ज, माइल्ड स्टील एंड कास्ट आयरन। तो मेरे को उसमें आंसर नज़र आ रहा है माइल्ड स्टील, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका कार्बन का परसेंटेज डाउन जाएगा उतनी ही पहली बात तो आपकी डक्टिलिटी बढ़ती है, और जितना आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और डक्टिलिटी में क्या रिलेशन है, ये भी हम अभी इस वीडियो में देख लेते हैं। देखिए अब बात आ रही है कि कार्बन कंटेंट जैसे जैसे बढ़ता है डक्टिलिटी कम होती है, यील्ड पॉइंट बढ़ता है और अल्टीमेट स्ट्रेस भी बढ़ता है ना। इसको मैं एक बार लिख देता हूँ, कार्बन कंटेंट बढ़ा, डक्टिलिटी डाउन हुई,
यील्ड स्ट्रेस बड़ी, अल्टीमेट स्ट्रेस बड़ी, याद रखने वाली चीज़ है ना। म्यू इज़ मोर फॉर डक्टाइल मटीरियल। यदि म्यू का वैल्यू 0.5 है रबर के लिए, म्यू का वैल्यू 0.2 है स्टील के लिए, तो विच इज़ मोर डक्टाइल, रबर इज़ मोर डक्टाइल, है ना। लेकिन इलास्टिक कौन ज़्यादा है, स्टील। डक्टाइल कौन ज़्यादा है, रबर, और इलास्टिक कौन जाता है, स्टील। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल इज एक्सपेक्टेड टू हैव द लीस्ट वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सबसे कम इनमें से किसकी होनी चाहिए। तो देखिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बढ़ता है तो स्टिफनेस भी बढ़ता है, याद रखिए, है ना। तो आप स्टिफनेस के अकॉर्डिंग थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सबसे कम किसकी होनी चाहिए, वुड की होनी चाहिए, कॉपर की होनी चाहिए, ग्लास की होनी चाहिए, कि एल्यूमिनियम की होनी चाहिए। तो हालांकि इतना कुछ डिफरेंट टाइप की मटेरियल है, तो पहली बात तो इलास्टिक मटेरियल ग्लास बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ग्लास को लिस्ट में से हटा दीजिए, ठीक है। अब बचा कॉपर और एल्यूमिनियम, है ना, और वुड। तो आप खुद सोचिए, इसमें से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक तरीके से स्टिफनेस को भी शो करती है, दृढ़ता को भी शो करती है। जितनी ज़्यादा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उतनी ज़्यादा स्टिफनेस। तो कॉपर, एल्यूमिनियम और वुड में कौन ज़्यादा स्टिफर है, मतलब कौन लेस स्टिफर है, द लीस्ट स्टिफर इज वुड। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी किसका सबसे कम होगा, वुड का ही सबसे कम होगा। तो ये रिलेशनशिप भी मैं लिख देता हूँ, यदि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बढ़ता है तो स्टिफनेस भी बढ़ती है। इससे भी आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब देखिए एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस टू द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फॉर ए मटेरियल हैविंग पॉइजन्स रेशियो 0.2 इज। अब सीधी सी बात है, रिलेशनशिप काम में आने वाला है, G = E/2 × 1 + म्यू, ठीक है। ये पूछ रहे हैं किस किस का रेशियो पूछा जा रहा है सवाल में, यंग्स मॉडुलस टू द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, E/G की वैल्यू पूछ रही है। तो 2 × 1 + म्यू = E/G, और पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू दी हुई है 0.2। तो E/G का वैल्यू आ जाएगा 2 × 1 + 0.2, ये कितना आ जाएगा आपका 2.4। आंसर आ जाएगा इसका 2.4। द रेशियो ऑफ E and G इज 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन E यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड K बल्क मॉडुलस विथ पॉइजन्स रेशियो। व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन E and K व्हेन पॉइजन्स रेशियो 0.25। 0.25 पॉइजन्स रेशियो है, तो E और K में क्या रिलेशनशिप होगा। तो जो रिलेशनशिप है, पहले तो उसका फॉर्मूला लिखते हैं, ये कैसे डिराइव हुआ इसका आप डिटेल में जाके चेक कर सकते हैं। ड्यूरिंग डेरिवेशन भी आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। आई बटन पे क्लिक करो और जाओ और सीखो। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट रिलेशनशिप लिख के बता रहा हूँ। तो K = होता है E/3 × 1 - 2 म्यू, हमने डिराइव कर रखा है, आई बटन पे जाओ देख लो। तो अब पूछा जा रहा है रिलेशनशिप बिटवीन K एंड E, E एंड K। E = आपका आ गया 3K × 1 - 2 म्यू। म्यू की वैल्यू आपको दी हुई है 0.25, पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू दी हुई है आपको 0.25। तो 3K 1 - 2 × 0.25, तो ये आ गया 3K × 1 - 0.25 × 2, कितना हो जाएगा 0.5। तो ये कितना आ गया 1.5K। तो E = 1.5K। आंसर कौन सा आ गया आपका, सी आंसर, E = 1.5K। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एट यील्ड पॉइंट ऑफ ए टेस्ट प्लेस द मटेरियल। यील्ड पॉइंट पे मटेरियल का कैसा बिहेवियर होता है। आंसर है ओबेज हुक्स लॉ, ना, सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक हुक्स लॉ को ओबे किया जाता है। बिहेव्स इन एन इलास्टिक मैनर, नहीं, सिर्फ इलास्टिक पॉइंट तक, इलास्टिक लिमिट तक, है ना। ये आपका यहाँ पर यील्डिंग हो रहा होता है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका क्या है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, ये आपका क्या हो गया, आपका ये वाला कहलाएगा आपका यील्ड पॉइंट सिग्मा वाई, और इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कहीं होता है आपका इलास्टिक लिमिट, है ना। तो क्या क्या ऑप्शन है इसमें, ऑब्वियस हुक्स लॉ, नहीं, हुक्स लॉ सिर्फ सिग्मा पी तक ऑबे करता है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक करता है। बिहेव्स इन इलास्टिक मैटर, नहीं, सिर्फ इलास्टिक लिमिट तक, जो कि कहाँ है, कहीं यहाँ है बीच में, इलास्टिक लिमिट तक ओबे करता है।
ठीक है। बिहेव इन एन इलास्टिक मैनर, नहीं, इलास्टिक मैनर में बिहेव नहीं करता यील्ड पॉइंट पे। रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप ऑन रिमूवल ऑफ द लोड, रिगेन्स ओरिजिनल शेप ले लेता, नहीं ले पाता, क्योंकि वापस अपनी ओरिजिनल शेप में तभी आ पाएगा जब तक कि आप कहाँ पर है, इलास्टिक रेंज में। जैसे आप इलास्टिक रेंज से बाहर गए तो कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन उसमें रहेगा। यदि आप इस वाले पॉइंट से वापस लौटते हैं, ये जो है आपका बीच में, इसको यदि मैं बड़ा करके दिखाऊं तो इस टाइप से है ये यहाँ पर तो ये आ जाता है, ये हो गया आपका सिग्मा वाई, ये हो गया आपका सिग्मा पी प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, और कहीं बीच में होती है आपकी इलास्टिक लिमिट, यहाँ पर है ना। ये वाला अलग से, ये वाला जो पोर्शन है ग्राफ का उसको अलग से यहाँ पर बताया। ये तीन चीज़ें दोबारा यहाँ पे मैंने समझा दी। तो प्रोपोर्शनल हुक्स लॉ कहाँ तक वैलिड है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक, और अनलोडिंग होने पे वापस अपनी इनिशियल कंडीशन पे कब आएगा, जब यहाँ तक ही पहुँचा है, कहाँ तक, सिग्मा ई तक ही पहुँचा है, यहाँ तक सिग्मा ई, यहाँ तक, मतलब यहाँ पर आके आपने लोडिंग को हटा दिया तो वापस कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। मतलब आइडियल बिहेवियर ये होगा कि जैसे इलास्टिक लिमिट से पहले या इलास्टिक लिमिट पे आपने लोडिंग हटा दी तो वापस अपनी जो भी स्ट्रेन आई थी यहाँ पे कुछ ना कुछ तो स्ट्रेन आई होगी ना, ये स्ट्रेन वापस क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। वापस ऐसे कोई चीज़ खींची वापस यूँ ही हो गई, बिल्कुल भी उसमें उसकी लेंथ में उसमें इलोंगेशन नहीं हो पाया, तो वो होता है आपका इलास्टिक लिमिट। यील्ड पॉइंट पे क्या होता है, यील्डिंग स्टार्ट हो जाती है। यील्ड जैसे यील्ड पॉइंट मिलता है क्या हो जाता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ये कंडीशन स्टार्ट हो जाती है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इसके बाद क्या है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। तो क्वेश्चन क्या है, ओबेज हुक्स लॉ नहीं, यील्ड पॉइंट पे हुक्स लॉ ओबे नहीं करता, सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक करता है। बिहेव्स इन एन इलास्टिक मैनर, नहीं, सिर्फ इलास्टिक लिमिट तक इलास्टिक मैनर में बिहेव करता है। रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप ऑन रिमूवल ऑफ द लोड, नहीं, सिर्फ इलास्टिक लिमिट तक ही ऐसा करेगा। अंडरगोज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, हाँ जी, जैसे यील्डिंग होती है, जैसे यील्ड पॉइंट पकड़ता है तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। द आंसर इज डी। तो आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी तक हमने जो हमने टॉपिक कवर किए हैं आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है सॉम की, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, तो उससे रिलेटेड हमने कुछ एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पे देखे हैं और कुछ कंसेप्ट बिल्डअप करने की कोशिश करिए। तो आगे ऐसे ही मिलते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइए जिससे मैं मोटिवेट हूँ और अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ और अपना एफर्ट दोगुना तिगुना करके आप लोगों के साथ जुड़ पाऊँ। थैंक यू।